A very warm welcome to all of you to another session of Facebook Live. I am Dr. Vivek Tandon from the Department of Surgical Gastroenterology and GI Oncology, and today we'll be talking about colorectal cancer. To talk about colorectal cancer, we have with us today Dr. Deepak Govil from the Department of Surgical Gastroenterology and GI Oncology. A very warm welcome, Dr. Govil. Before you begin, a very important information. Our session today will also be available as in the audio format as a podcast. Today we'll be talking about all that you need to know about colorectal cancer. Dr. Govil, first of all, for our viewers, what exactly is colorectal cancer? ये आंत के किन हिस्सों को इफेक्ट करता है? Thanks, dear Vivek. Colorectal cancer is a cancer of the large intestine and the rectum. In fact, the large intestine, बड़ी आंत जो होती है उसको कोलोन कहते हैं और जो लास्ट का पार्ट होता है उसको रेक्टम कहते हैं. तो इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर, कोई भी कैंसर जो इस एरिया में होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है. और इंटेस्टाइन्स में ये एरिया है जिसमें कि कैंसर काफी ज्यादा कॉमन होता है रिलेटिवली बाकी एरियाज के कंपैरिजन. तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफी है एंड आगे हम इसके बारे में और आपसे बात करते हैं. डॉक्टर गोविल, ये माना जाता था कि कोलोरेक्टल कैंसर इज सीन मच मोर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. क्या ये सही है? क्या हमारे देश में भी कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस अब बढ़ रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली कोलोरेक्टल कैंसर वेस्ट में ज्यादा होता है. इनफैक्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन केसेस होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के एक साल में, जिसमें से ऑलमोस्ट 6 लाख, मोर देन 6 लाख मोर्टेलिटी हो जाती है एक साल में. इनफैक्ट अगर यूएस का ही अलोन देखा जाए तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब केसेस यूएस में अलोन होते हैं ईयरली, with a mortality of more than 50,000 cases. इंडिया में relatively cases वहाँ के comparison में कम होते हैं. जैसे अगर इंसिडेंस देखा जाता है तो पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है. तो इंडिया में जो पॉपुलेशन के हिसाब से रेशो है और जो केसेस हम देखते हैं दैट इज अराउंड 7.2 पर लाख पॉपुलेशन, जबकि वेस्ट में वेरीज फ्रॉम 25 to 50 पर लाख पर पॉपुलेशन. जैसे कि वेरियस कंट्रीज में अगर देखें, जैसे यूएस में इट इज ऑलमोस्ट 28.5 पर लाख पॉपुलेशन, वेरियस जापान और कोरिया में और ज्यादा होता है, which varies from 42 per lakh to almost 56 per lakh population. So इंडिया में relatively इन कंट्रीज के मुकाबले में कम इंसिडेंस होता है, बट पॉपुलेशन को देखते हुए नंबर ऑफ केसेस हमारे कंट्री में काफी ज्यादा पाए. So even with the lower incidence, absolute number of cases in our country would be very high, and that would have a significant impact on the medical services that are available. Definitely. डॉक्टर गोविल, क्या जो वेस्ट में कैंसर देखा जाता है and as it is seen in India, is it same or are there some differences in the kind of cancer that we see in the West? Definitely there are some differences. Like हम लोग थोड़ा सा अर्ली देखते हैं. लाइक यूएस में जो नॉर्मल एज आप देखो तो वो अराउंड 70 इयर्स के करीब मीन एज ली जाती है, जबकि इंडिया में अगर देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 58.5 to 60 years is the mean age. It occurs almost a decade earlier than in the West. So we see more younger patients with colorectal cancer as compared to the West. That is one of the major things. Plus the other changes also, the areas of the colon which are affected, right? Like जो last part है, rectum का part है, उसमें हमारे country में ज़्यादा cases देखे जाते हैं as compared to the Western world, where जो पूरे colon और rectum में वहाँ ये cases देखे जाते हैं. और हमारे केसेस में जो एक और चीज हम देखते हैं, हमारे केसेस ज्यादा एडवांस सिचुएशन में हमारे पास आते हैं. उसका कई सारे कारण हैं जो कि हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, बट
डेफिनेटली एक कारण यही है कि बहुत ज्यादा एहतियात नहीं बरता जाता है, या लोगों को अगर पता नहीं है सिम्टम्स की, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं अवेल करते हैं, तो हमारे पास काफी लेट स्टेज में पहुंचते हैं कई केसेस, ज्यादातर केसेस कोलोरेक्टल कैंसर के। तो ओवरऑल दैट मीन्स हमारे यहाँ जो कैंसर देखा जाता है दैट इज इन यंगर पेशेंट्स, इट इज मोर अग्रेसिव and often more advanced when by the time the patient reaches the hospital. Right. तो हम क्या कर सकते हैं इन केसेस को जल्दी पकड़ने के लिए? What are the tests that are available that can be done to catch these patients at a time that they can be suitably treated? इसके लिए सबसे पहली चीज तो आई थिंक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। लोगों को अवेयरनेस की जो सिम्टम्स हैं, अपने सिम्टम्स जो होते हैं, लोगों की टेंडेंसी ज्यादातर होती है कि हम लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं। जैसे एब्डोमेन के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा अपने जो लोकल ट्रीटमेंट ले लिया, या किसी ने घर में कोई सलाह दे दी तो उससे हम प्रेरित होकर के कुछ भी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और जो मेडिकल डॉक्टर के पास दिखाने के लिए काफी देर की स्टेज में जाते हैं। तो आई थिंक एक वो अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई सिम्टम्स, ज्यादातर जो डोमिनेंट सिम्टम्स हैं, दे विल यूजुअली रिजॉल्व विद इन अ वीक टू 10 days, बट इफ दे कंटिन्यू फॉर 3 months और कंटिन्यू फॉर 6 months, देन डेफिनेटली यू शुड गो एंड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड शो कि भाई क्या प्रॉब्लम है। देन देयर आर अदर पेशेंट्स, देयर आर अदर सिम्टम्स, लाइक पेशेंट को अगर कहीं ब्लड आता है मोशन, अगेन ब्लड इन मोशन इज एन इम्पॉर्टेंट साइन, बट हमारे कंट्री में काफी पेशेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल्स, who because of social reasons do not come out with these symptoms so easily. So इसीलिए काफी लेट स्टेज में पता चलता है। इनफैक्ट एक कॉमन रीजन जो होता है इनका रेक्टल ब्लीडिंग का, पाइल्स एक कॉमन रीजन होता है। तो काफी डॉक्टर्स भी हमारे हर पेशेंट को पाइल्स की तरह से ट्रीट करते रहते हैं, जबकि उनमें होता अल्टीमेटली कैंसर है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कि 6 महीने से पाइल्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट ठीक नहीं हो रहा था, देन वी डिटेक्ट कि उनमें कैंसर। तो अगर वो पहले पूरी तरह से जांच कराएं तो डेफिनेटली इट विल मेक ए डिफरेंस। और सिम्टम्स हैं जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है पेशेंट को, कि भाई वजन कम हो रहा है, या सडन कई चक्कर आ गए तो पता चला हेमोग्लोबिन बहुत कम है, हेमोग्लोबिन 6 आ गया या 7 आ गया। तो कई बार ब्लड लॉस होता रहता है जो कि पता नहीं चलता है काफी पेशेंट्स में। तो इन सब चीजों में अगर जनरल कमजोरी है, हेमोग्लोबिन कम है, या वेट लॉस हो रहा है, तो वी शुड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। आई थिंक दैट इज द फोरमोस्ट थिंग। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है, अगर किसी की फैमिली में कैंसर हुआ है, इंटेस्टाइनल कैंसर स्पेशली, तो उसमें ऑलमोस्ट 25% चांसेस होते हैं कि भाई कैंसर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है जहाँ। तो इसलिए उन पेशेंट्स को जिनकी फैमिली में कैंसर हुआ है उनको ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। एंड इफ देयर आर एनी एब्डोमिनल सिम्टम्स दे शुड गेट देमसेल्व्स इन्वेस्टिगेटेड। सो टू हाईलाइट जो आपने कहा कि any symptoms related to the abdomen, pain which is prolonged, feeling of loss of appetite, weight loss, passage of blood in the stool, या unexplained fall in hemoglobin, इन symptoms को especially उन patients में जिनमें family history भी है colorectal cancer की, उनको डॉक्टर के पास जाकर के अपने इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। डॉक्टर गोविल, क्या हमारी लाइफस्टाइल के कुछ इश्यूज हैं जो इफेक्ट करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंस को? क्या खान पान या हमारा जो रहन सहन है वो भी इफेक्ट करता है कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंस को? डेफिनेटली। इनफैक्ट कोलोरेक्टल कैंसर एक तरह का कैंसर है जिसमें लाइफस्टाइल का काफी ज्यादा रोल होता है, बिकॉज जो पेशेंट स्मोकिंग का है, अल्कोहल का है, ऑल दीज थिंग्स इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। और एक और जो चीज देखी जाती है कि ओबीज पेशेंट्स हैं, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं पूरे दिन, तो ऐसे पेशेंट्स में कोलोरेक्टल कैंसर ज्यादा होता है। क्योंकि ज्यादातर हमारा इंप्रेशन ये होता है कि पेशेंट जिसको कैंसर है बिल्कुल लीन थिन होता है वेट लॉस के बाद,
बट ओबीज पेशेंट्स में कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो इस स्मोकिंग है, लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखा गया कि जैसे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो इंडियंस हैं जो जाकर के वेस्ट में स्टे कर रहे हैं और वहाँ की वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न डाइट को अडॉप्ट करते हैं, तो उनमें इंसिडेंस इज मोर एज कम्पेयर टू द नेटिव इंडियंस। सो दैट इंडिकेट्स कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर क्वाइट एक्टिव। एंड डाइट में भी जैसे इंडियन डाइट्स है, हाई फाइबर डाइट्स हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन जंक फूड्स हैं, जंक फूड्स में डेफिनेटली दे लो रेजिड्यू डाइट होती है, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इन दीज पेशेंट्स। सो this is important lifestyle diet, like important चीज डाइट में है कि रेड मीट जो कि वेस्ट में काफी यूज होता है, रेड मीट इज अ स्पेशल रिस्क फैक्टर जिसमें कि बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। तो ऑल दीज फैक्टर्स डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट in development of colorectal cancer. So a healthy lifestyle, not smoking and drinking too much, and a vegetarian diet rich in fiber with fruits and vegetables, these are important factors that can aid in preventing colorectal cancer also. Dr. Govil, you also told us that about 25% patients are those who have family history of colorectal cancer. Are there any other groups of patients also who are at a higher risk, who especially need to watch out for occurrence of colorectal cancer? Yeah, definitely. Like family history is one of the factors जिसमें कि risk बढ़ जाता है, we should be more careful. Then other patients जिनमें जैसे ulcerative colitis के patients हुए, जो inflammatory bowel disease होता है, उनमें कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और स्पेशली जिनमें काफी टाइम से, लाइक जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, कैंसर का रिस्क उतना ही बढ़ता रहता है। तो वो है, या किसी में पॉलिप्स वगैरह बन जाते हैं जो कोलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में पॉलिप्स वगैरह, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ने के। तो ये सब रिस्क, हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। इनफैक्ट स्क्रीनिंग का भी जैसे वेस्ट में तो नॉर्मल स्क्रीनिंग है, आफ्टर 40 years they go in for a normal screening because incidence इतना ज़्यादा है that they want to detect early, so they have to screen. इंडिया में मैं कहूँगा screening probably gradually we are reaching to that stage कि we should start a regular screening, but at this stage probably we should restrict screening to the high risk groups. And like जो हमारे हम अपने patients जो ऑपरेट होते हैं उनकी फैमिली को हम लोग गाइड करते हैं कि you should get yourself screened regularly. And screening is also very simple. There are very simple tests for screening. I can tell you, like a stool for occult blood is an important simple test which can be done anywhere in the country, in any of the labs. जहाँ क्योंकि स्टूल में जैसे ब्लड आता है वो तो ज्यादातर पेशेंट्स को पता चल जाता है, बट काफी बार ऐसा होता है कि ब्लड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो कि पता नहीं चलता है। तो अगर स्टूल में ऑकल्ट ब्लड आ रहा है पॉजिटिव, तो हम अगर वो पॉजिटिव आता है टेस्ट, तब हम आगे और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सिग्माइडोस्कोपी या दूसरे टेस्ट के जरिए। Dr. Govil, we talked a lot about what symptoms we should not ignore, that हमें इसको जल्दी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए. Why is it so important that we need to catch this disease early? I think one of the important things is, and a positive thing is that colorectal cancer is relatively one of the good cancers. Like good cancers, I mean that it is amenable to treatment. अगर time से हम इसको detect कर लेते हैं, तो we can never say 100%, but yes, close to 100% we can cure the patient with colorectal cancer. And we have patients who we have operated 20 years earlier, 15 years earlier, and they are leading a healthy life. So that is why I think it is very important, and especially younger patients, if we are able to detect cancers early, they can live a total healthy, normal and a productive life. So, Dr. Govil, besides diagnosis, once the patient comes to a doctor and you suspect colorectal cancer, what other tests are done
टू सी कि ये बीमारी कितनी फैली हुई है या इसका इलाज आगे कैसे डिसाइड होगा? क्या और टेस्ट किए जाते हैं? देयर आर मल्टीपल टेस्ट. सबसे पहले तो डॉक्टर देखेंगे, क्लिनिकली देखते हैं, पेशेंट को एब्डोमेन एग्जामिन किया, रेक्टल एग्जामिनेशन किया कि भाई कहाँ पर है, किस लेवल पे है कैंसर. फिर कुछ टेस्ट होते हैं जो कि जरूरी हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, एक CA का टेस्ट होता है जिससे और हमें पता चलता है कि कितना फैला हुआ है. एक कोलोनोस्कोपी होती है जो कि एंडोस्कोपी होती है जिसको कि रेक्टम के जरिए किया जाता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि अगर एक हिस्से में है भी कैंसर तो दूसरे और हिस्सों में साथ में कोई और कैंसर तो नहीं है या कोई और पॉलिप तो नहीं है, तो वो हम कोलोनोस्कोपी से पता चला सकते हैं. प्लस कितना फैला हुआ है कैंसर उसको देखने के लिए हम CT स्कैन कर सकते हैं. लोकली जितना फैला हुआ है उसको देखने के लिए MRI भी होता है, MRI स्कैन कर सकते हैं जिससे कि हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं. तो आई थिंक इमेजिंग में हमारे पास टेस्ट हैं, कोलोनोस्कोपी है, MRI है, CT स्कैन है और पेट स्कैन भी आजकल, पेट CT स्कैन, पेट MRI स्कैन भी आजकल हम करते हैं टू सी द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज एंड देन वी प्लान अ ट्रीटमेंट decided, which is decided in a board, medical board, tumor board, where we decide the proper plan of treatment. So essentially there are two aspects of assessment. One is to assess the local spread of disease and the other is to see where it has spread elsewhere in the body. And these tests will help us decide what the stage of the disease is and we can plan further treatment after discussion in a tumor board. So, iske treatment ke liye, what are the options available? Is it only surgery or are there other options also? कि ये जो इसका ट्रीटमेंट है ये आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि खाली सर्जन का एक रोल नहीं होता है इसमें. हमारी टीम जो है वो बहुत बड़ी टीम है जिसमें हमारा बोर्ड बैठता है, टीम बैठती है और फिर एक एक पेशेंट के लिए हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं. और उस टीम में हमारे मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी होते हैं, हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं. तो इन सब से मिलकर के हम डिस्कस करते हैं क्योंकि आजकल कीमोथेरेपी का, रेडिएशन का और सर्जरी का, इन सब का एक कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि हम पूरी तरह से इस कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं. तो काफी कैंसर्स में हमें सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है और फिर कुछ समय वेट करके हम सर्जरी करते हैं. तो ये एक मल्टीपल डिसिप्लिन्स का ट्रीटमेंट होता है which needs to be customized for every patient. Are there any patients who may not require surgery and can get cured by the other methods such as chemotherapy and radiotherapy? I would say at this stage hardly any, but yes, gradually work is going on and maybe in future we might have those situations where there are early tumors which respond completely. There are some groups which are trying these things, but at this stage it's not fully established. So essentially almost all patients will require surgery. Whether or not we give chemotherapy and radiotherapy before surgery or only give it after surgery, that is a decision which is taken once the disease is assessed in detail. Right. Dr. Govil, when we talk of surgery, patients are always very scared. So what is the nature of surgery that is done for this? Is it like the conventional surgery which used to be done, or are there better surgical techniques available now? I think this colorectal cancer surgery has really evolved over a period. Like initially when we were being trained, we were doing open surgery with large incisions and stomas for all these patients. But now we've progressed to laparoscopic surgery, we've progressed to robotic surgery. And in these surgeries, we just put in 3 or 4 small holes from where we can perform these surgeries. And especially we offer robotic surgery at our Indraprastha Apollo Hospital. And in robotic surgery, what we do is we have 4 or 5 holes from which we do the surgery. And we can go into the depth of the cancer, like rectal cancer, just it is in quite depth in the pelvis.
स्पेशली मेल्स में पेल्विस बहुत ही नैरो होती है, तो ओपन सर्जरी जब करते थे हम लोग तब उस एरिया में इतनी मेटिकुलसली डिसेक्शन नहीं हो पाता था जितना कि अब हो पाता है, जितना मैग्निफिकेशन इन रोबोटिक प्रोसीजर्स के साथ हमें मिल पाता है, जितना मैनिपुलेशन हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. तो डेप्थ ऑफ पेल्विस में इट इज अ डेफिनेट एडवांटेज दैट वी डू दोज रोबोटिक सर्जरीज, एंड इनमें पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है. Patients are able to go home much earlier. Patients are able to go back to work much earlier. और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऑल्सो ये है कि हम इस केसेस में, काफी केसेस में अगर हमारा ये अच्छी सर्जरी होती है तो हम स्टोमा भी अवॉइड करते हैं. स्टोमा इज वन ऑफ द फैक्टर्स. स्टोमा एक रास्ता होता है जो कि हम बनाते हैं क्योंकि ये जोड़ जो होते हैं इंटेस्टाइन्स के बड़े नाजुक होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टेम्परेरी स्टोमा बनाते हैं. और कुछ केसेस में, जैसे पहले हमारे काफी केसेस में परमानेंट स्टोमा बनाना पड़ता था बिकॉज उस एरिया को हम बचा नहीं सकते थे. बट ये रोबोटिक सर्जरी और एडवांस सर्जरीज से हम आजकल काफी केसेस में, इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस में हम लोग अवॉइड कर पाते हैं स्टोमा बनाना. अगर बनाना भी पड़ता है तो वो एक टेम्पररी रास्ता बनता है जिसको कि हम 4-6 हफ्ते के बाद में बंद करते हैं. ये बहुत अहम बात है क्योंकि there is a lot of apprehension, especially in relation to rectal cancer surgery, that one may end up with a permanent bag in which stool may pass, which is the stoma. और आपने बताया कि robotic surgery के साथ this bag can be avoided in most patients. Dr. Govil, one other question regarding robotic surgery. Sometimes patients have apprehensions regarding whether the tumor can be fully removed when you do minimally invasive surgery. Is the outcome with robotic and minimally invasive surgery as good as with open surgery? Definitely. Aajkal there are a lot of literature available, a lot of studies which are available which convey, and they have been compared, all these methods have been compared and the results are as good as open surgery. In fact, gradually reports are coming that results may be better in some of the studies in centers who are specifically doing these things very regularly. The amount of clearance which is required for cancer cases is much better with these newer modalities in most of the studies. Dr. Govil, patients sometimes when they come to us in the OPD, they have this apprehension that once cancer is diagnosed, it will not get cured. It will always be a problem. So what kind of follow-up is required for patients once they have colorectal cancer? I think ये बहुत important चीज है जो कि हमारे सब पेशेंट्स को हम बताते भी हैं और हम चाहते हैं कि वो रेगुलरली फॉलो करें, बिकॉज एक बार पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो दे फील कि नाउ थिंग इज ओवर. एंड काफी पेशेंट्स में कुछ आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फॉलोअप बहुत जरूरी होता है क्योंकि फॉलोअप के लिए हम हर 3 महीने पे इन पेशेंट्स को बुलाते हैं शुरू में, फिर 6-6 महीने के गैप पर बुलाते हैं, फिर साल के गैप पर बुलाते हैं. तो और उस समय कुछ टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट हैं, जैसे कि सीरम CA का टेस्ट है या कोलोनोस्कोपी है या CT स्कैन है. ये टेस्ट करते हैं बीच बीच में, एक प्रोटोकॉल है बड़ा क्लियर कट उसके लिए. तो वो बहुत जरूरी है इन पेशेंट्स के लिए, स्पेशली शुरू के 5 साल तक तो बहुत जरूरी है. 5 साल के बाद भी हम कहते हैं कि हाँ कम से कम 1-2 साल में एक बार तो दिखा लें, बट अगर 5 साल तक रिकरेंस नहीं होती है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोबारा इसके कैंसर के. बट यस, कोलोरेक्टल कैंसर में जो पॉजिटिव चीज है कि हमारे पेशेंट्स जो पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं. हमारे पेशेंट 5 साल होने के बाद भी दे आर एब्सोल्युटली फाइन, एंड बीच बीच में जैसे मिलते हैं तो all their tests are within normal. Thank you so much, Dr. Govil, for explaining in detail about all the aspects of colorectal cancer. Essentially, the important points are that the incidence of the cancer is rising in India also. There are numerous cases, and with our patient population, the numbers can be quite high. It needs to be diagnosed in time with simple tests. Also,
symptoms related to the abdomen, passage of blood, weight loss, these should not be ignored to allow for a timely diagnosis. Extremely good treatment options are available, especially as a multidisciplinary approach using combination of chemotherapy, radiotherapy, and surgery. Good outcomes are possible. Now, the availability of robotic surgery has made the recovery process after even these complicated surgeries extremely smooth. A regular follow-up is required even after treatment, and patients should make note of these points so that they can benefit with the latest technologies that are available. Thank you so much, Dr. Govil, for such a detailed discussion on colorectal cancer. Thank you.